सुप्रभात छात्रों। आज हम लोग भारत की खोज पुस्तक का सेकंड चैप्टर तलाश पढ़ेंगे। चैप्टर से जाने से पहले भूमिका या फिर पाठ प्रवेश करते हैं। भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना जवाहरलाल नेहरू जी ने की। इसकी रचना 1944 ईस्वी में अहमदनगर की जेल में हुई थी। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा और बाद में इसे हिंदी और अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया। भारत की खोज पुस्तक को क्लासिक दर्जा हासिल है। नेहरू जी ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 ईस्वी में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। यह 1946 ईस्वी में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध बहुत तरीके की समृद्ध बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही गौरवान्वित संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। विलक्षण मतलब अद्भुत, दृष्टि का मतलब नज़र, ठीक, शैली में बयान किया है। आगे तलाश पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के बारे में अपने विचार व्यक्त करे हैं। वे प्राचीन भारत की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में भारत ने अपनी शक्ति को खो दिया है। वे इस बात पर विचार करते हैं कि आधुनिक विश्व में भारत का क्या स्थान है, भारत का क्या वजूद है। वे इस बात पर भी विचार करते हैं कि आधुनिक विश्व में भारत का क्या स्थान है। वे बताते हैं कि भारतीय सभ्यता 5-6 हजार वर्षों पुरानी है, हमारी संस्कृति व सभ्यता बहुत पुरानी है। इसका आधार बहुत मजबूत है, वह इतने वर्षों से भी हिला नहीं है, उसमें कुछ खास बदलाव नहीं आए हैं। उन्होंने पुराने स्मारकों का यादगारों, जैसे कि लाल किला है और ताजमहल है इत्यादि को देखा और हजारों वर्ष पुराने पर्वों को देखा जो भारत की महानता के प्रतीक है। पर्व का बेटा त्योहार, जैसे कुंभ का मेला, दिवाली, होली इत्यादि, दशहरा, सब जगह मनाए जाते हैं जो अलग अलग त्योहार, इनको देखे और वे इतने दिनों से मौजूद हैं, कि कई पीढ़ियों से लोगों ने वैसे ही मानते रहे हैं। जैसे कि उन्होंने इस पाठ में बताया है कि प्रयागराज में पहले भी वैसे लोग स्नान करने आते थे, दादा और हमारे परदादा भी, और उनके बच्चे भी वैसे ही आते हैं और वैसे ही भीड़ रहती है। लेकिन भारत तकनीकी विकास में अन्य देशों से पीछे रह गया। भारत में आबादी और गरीबी बढ़ गई। वे प्रेजेंट का मुआयना करते हुए, प्रेजेंट को देखते हुए बताते हैं तकनीकी में हम लोग अन्य देशों से पिछड़ गए और हमारी जनसंख्या जो है बढ़ गई है। वे भारत की चर्चा करते समय लोगों को बताते थे कि इसका नाम भारत के नाम पर आधारित है। अंडरलाइन करना है। भारत की चर्चा करते समय लोगों को बताते थे कि इसका नाम भारत के नाम पर आधारित है। वे लोगों से पूछते थे कि उनके लिए भारत माता की जय का क्या आशय है। वो लोग जो भारत माता की जय बोलते हैं, वो क्यों भारत माता की जय बोलते हैं, इस चीज़ को वो पूछते थे और इस चीज़ का कारण जानना चाहते थे। उन्होंने भारत के पहाड़, खेत, जंगल, नदियाँ और जनता सबसे प्रेम था। जवाहरलाल नेहरू जी को पहाड़, खेत, नदियाँ, जंगल इत्यादि प्रकृति चीज़ों से बहुत प्रेम करते थे। वे कहते हैं भारत में विविधता है पर साथ में ही एकता भी है। तो वे देखते हैं कि हर जगह पर अलग अलग नदियाँ हैं, अलग अलग मान्यताएँ हैं। हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, हमारे यहाँ अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, पर इन सब में भी हम भारतवासी एक हैं। हमारे यहाँ अलग अलग धर्म माने जाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, अलग अलग हमारे
देश में रहन सहन है, अलग अलग प्रदेश हैं, पर फिर भी इनमें इतनी विविधता होते हुए भी हमारे देश में एकता है। हम भारत देश के निवासी के नाम से जाने जाते हैं। तो इस पाठ का संक्षिप्त सारांश कुछ इस प्रकार से है। आगे हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो भारत के अतीत की झांकी में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहते हैं, बीते हुए साल में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है कि मतलब मेरे मन में भारत के ही बारे में सब कुछ चलता रहा है और वह विश्लेषण करना चाहते हैं कि भारत क्या है और भारत कैसा है। तो वो अपने पीछे बचपन की यादों में भी जाते हैं, वे पीछे बचपन की यादों में भी जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बचपन की यादें जो हैं वो धुंधला हो गई हैं, लेकिन मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे विशेष तरह से संवारा है, मतलब उसे मिटने नहीं दिया है। वे खुद से प्रश्न करते हैं कि आखिर भारत क्या है, अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था, मतलब यह किस लिए अतीत में जाना जाता था, पुराने समय में जाना जाता था, उसे अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया। मतलब वे खुद से प्रश्न करते हैं कि क्या हमारे भारत देश ने अपनी प्राचीन शक्ति को खो दिया, क्या सिर्फ यह एक विशाल जनसंख्या के अलावा अब कुछ नहीं रहा है, जिसे कुछ नहीं रहा है। और आगे कहते हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं रहा जिसे जानदार कहा जा सके, मतलब जिसे कुछ ठीक कहा जा सके। आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है। ये सब सारे प्रश्न भारत के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी खुद से करते हैं। आगे कहते हैं, भारत में उनके जहन में बसा हुआ है, मतलब उनके खून में बसा हुआ है। इसके बावजूद उन्होंने भारत को एक बाहरी आलोचक की दृष्टि से देखना चाहा कि इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ। आलोचक का मतलब बेटा जो कि अच्छाई बुराई देख सके, ठीक। तो उन्होंने देखा जिन्हें उन्हें देखना था, नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस पर तो उन्होंने क्या किया कि एक आलोचक की दृष्टि से भारत को देखना शुरू किया और उन्होंने देखा कि उन्होंने एक आलोचक की दृष्टि से जब देखा तो उन्होंने खुद से प्रश्न किया कि आखिर ऐसा वह कौन सा तत्व है, आखिर वह ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बल पर भारत देश ने अपनी सभ्यता और संस्कृति को हजारों वर्षों से, मतलब 5-6 हज़ार वर्षों से अब तक वैसे का वैसे बनाया हुआ है, जो कि इतना जीवंत और टिकाऊ रहा है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बल पर उसने ऐसी अपनी समृद्धि की है। तो वह खुद से प्रश्न करते हैं, आखिर वह विशेष आखिरी तत्व क्या है। वे कहते हैं कि मैं जो हूँ भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। ये अंडरलाइन करना, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। तो उनके मन में उनके चारों ओर उस टीले के अवशेष या फिर गलियां बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। तो जिसका समय 5,000 वर्ष पूर्व बताया था, मतलब कि बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि यहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इसके अस्थायी रूप से टिके रहने का कारण इसका ठेठ, ये अंडरलाइन करना, इसके अस्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन। यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यहाँ तक अंडरलाइन है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है, मतलब वो कहते हैं कि कोई भी सभ्यता या संस्कृति 5-6 हज़ार वर्ष या उससे भी अधिक समय तक निरंतर बनी रहे या बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर, तो यह बहुत बड़ी बात है। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों ने उसका बराबर निकट संपर्क रहा। मतलब कहते हैं कि जो मोहनजोदड़ो या फिर सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका उस संस्कृति का संबंध
इन देशों फारस, मिस्र, चीन, अरब इत्यादि के देशों से हमेशा संपर्क रहा, तब भी वह अस्थायी रूप से अपने रूप में कायम है। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? मतलब भारत की संस्कृति अपने आप में बरकरार है, उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेज नहीं आए या फिर परिवर्तन नहीं आया दूसरे देशों के संपर्क के साथ भी। तो इसका रहस्य क्या है? क्यों इतना मजबूत है कि उसमें कोई चेंज नहीं आया? आगे भी वो एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, मैंने हिमालय को देखा, उसकी विविधताओं को देखा। और आगे कहते हैं, कुंभ मेले की विविधता को देखा, उसकी पुरातनता को देखा, प्राचीनता को देखा, कि वहाँ भी कुंभ मेले में बहुत सदियों से, मतलब कि 4-5 हज़ार साल पहले से ही ऐसे कुंभ मेला लगता आ रहा। गंगा नदी को देखा और हरिद्वार में भी देखा, प्रयागराज में भी देखा। ऐसे ही उनके दादा परदादा आते रहते थे, उनके बच्चे भी आते रहते थे। तो इस तरीके से वो ये कहते हैं अंत में कि भारत के इतिहास की लंबी झांकी और उसके उतार चढ़ाव, विजय पराजय के साथ साथ धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रहे थे। मतलब उनके सामने भारत की लंबी झांकी, बहुत पुरातनता की झांकी, बहुत प्राचीन समय की झांकी धीरे धीरे खुलती जा रही थी कि कैसे उसमें उतार चढ़ाव आए, कैसे उसकी जय पराजय हुई। और 5,000 वर्षों से चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत हो रही थी। अद्भुतता, मतलब कि स्पेशलाइजेशन या फिर अद्भुतपन प्रतीत होता था उन्हें दिखाई देता था। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी, जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था, उन्हें इसमें जो है कुछ नयापन, कुछ अद्भुतपन दिखाई देता था, जो कि बहुत दूर दूर तक फैली थी और जो लोगों पर प्रभाव डाला था वह थी हमारी भारतीय संस्कृति व सभ्यता। भारत की शक्ति और सीमा पर टॉपिक जो है या शीर्षक जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।